तो नमस्कार। वैसे तो अभी मुझे 2 दिन और बोला गया है कि कंप्लीट रेस्ट करो और ये वीडियो वगैरह मत बनाओ। पर अभी सब लोग स्कूल में गए हुए हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा-सा अ, वीडियो बना देता हूँ, ये संदेश देने के लिए कि मैं लगभग-लगभग ठीक हो गया। शायद 90% तो ठीक हो ही चुका हूँ। खाँसी बहुत कम बची है, लगभग गायब हो गई। और बुखार भी, तो 1-2 दिन में तो मैं एकदम फिट हो जाऊँगा। आज बाहर बारिश है, तो मैं पैदल चलता था, उससे भी टेस्ट हो जाता है। तो चल तो नहीं पाया क्योंकि बाहर बारिश है, लेकिन मैं फिट महसूस कर रहा हूँ वैसे। और टीम वापस आ गई गुजरात भ्रमण से, तो काफ़ी सारे लोग हैं अभी मेरे साथ। अ, तो मेरे ख़्याल से मेरी इतनी क्विक रिकवरी में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो था आप लोगों की प्रार्थनाएँ, इतने सारे मैसेजेस और सारे लोग इतने कंसर्न्ड थे, अ, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। अ, तो वो जो प्रार्थना की जो वाइब्रेशन है मेरे ख़्याल से उससे ठीक हुआ मैं ज़्यादातर तो। फिर दवाई भी चल ही रही है। और अब मैं एलोपैथी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसमें यार हिंसा बहुत है और वो भी मन में रहता है। ये जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं, ये बहुत जीवधारियों को बहुत सारी पीड़ा पहुँचाकर उन्हें ख़त्म करके उन पे कई-कई टेस्ट करके और तब ये दवाइयाँ बनी। शायद आपको पता ना हो, ये जो लोग हैं ना कि भई इसके पीछे हिंसा है, ये जैसे लेदर के किसी ने जूते पहने हों, तो इसमें हिंसा है। जैसे काफ लेदर है, मतलब किसी बछड़े को मारा गया होगा, उसके पीछे हिंसा है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करते काफ़ी सारे लोग। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि ये तमाम जो एलोपैथी है, ये इसमें एक भी कोई गोली आप खाओगे जैसे बुखार की या दर्द की या कुछ भी, उसका इतिहास पता करो, उसके पीछे पता नहीं कितने-कितने जीवधारियों पे हिंसा की गई होगी। जिनमें से छोटे जीवधारी हैं, जो पाले जाते हैं इसीलिए कि उन पर टेस्ट किए जा सकें, जिसमें आपके ये खरगोश आते हैं, चूहे आते हैं और ये सूअर आते हैं, एक तरीके के गिनी पिग्स जिनको बोलते हैं, जिसमें ये फार्म एनिमल्स भी आते हैं। ये जैसे खच्चर है, ये गाय-भैंस है, घोड़ा है, ऐसे वाले भी आते हैं। तो ख़ैर ये तो छोड़िए। अब अंत समय में कोई ना हो आपके पास, जब आयुर्वेद ना हो, एलोपैथी ही तब है अब सहारा, और क्या करना है? क्योंकि अब इस जहाँ मैं रहता हूँ इस इलाके में आयुर्वेद है ही नहीं, कोई दुकान नहीं है। अब कहाँ से मँगाएँ? यहाँ से जो नियरेस्ट जो है वो शहर हैं, बहुत दूर हैं। तो जब तक आप दवाई मँगाने का इंतज़ाम करोगे 3-4 दिन हो जाएँगे। लेकिन एलोपैथी है, तो सब जगह है आजकल अवेलेबल। तो ख़ैर, तो आज अब बात कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा एक कहानी शेयर कर दूँ आपके लिए। ये आप जानते होंगे, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ये खिताब मिला है इस आदमी को, जादव पाई। अभी 60-61 साल के हैं, असम के। इन्होंने अकेले एक जंगल बना दिया। तो इनके वीडियोज़ हैं वो आप देखना। तो ये असम का भूगोल ऐसा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, शायद उल्टा दिखे कि ये अगर भारत है और ये उसके नॉर्थ में
हिमालय है। तो यहाँ मानसरोवर के आसपास से निकलती है ब्रह्मपुत्र और 1625 किलोमीटर भारत के बाहर ही बाहर बहती है। उसके बाद एंटर करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में पहले, उसके बाद असम में, और उसके बाद अब बांग्लादेश होते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो असम से गुजरते हुए ये 2 टापू बनाती है ये नदी, और उनकी विशेषता ये है कि एक दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा टापू है जिसमें कि इंसान भी रहते हों, और उस टापू का नाम है माजुली। माजुली। और एक सबसे छोटे साइज का भी है, उसका नाम है उमानंद, उमानंदा। तो उमानंदा फेमस इसलिए है कि उसमें शिव जी का टेम्पल है, और वो कामदेव जी को भस्म किया था कि शिव जी ने तो यही किया था, ऐसी कोई कहानी भी है। तो ये जो माजुली है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ज़मीन बहुत रिच है, मतलब बहुत फर्टाइल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर साल फ्लड्स आते हैं, और फ्लड्स सब तहस-नहस कर देते हैं, और कभी-कभी पूरे-पूरे गाँव डूब जाते हैं। तो इसलिए लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि वो पानी में भी रह सकें। लेकिन ये जो जादव पाई है, इसने देखा, बात है 1979 की, तो एक बहुत बड़ा जो इलाका है उस आइलैंड का, वो टूट रहा था, टूट-टूट के, और वो नदी का हिस्सा बनता जा रहा था, क्योंकि वहाँ रोकने के लिए कुछ वृक्ष नहीं थे। वो रेगिस्तान जैसा था, काफ़ी अंदर तक, और कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आया। तूफ़ान आया, और जब तूफ़ान तो चला गया तो साँप छोड़ गया वहाँ। तूफ़ान कहाँ से? ये समुद्र में से बहुत सारे साँप किनारे पे रह गए, और इतनी गर्मी थी कि वो सारे साँप मर गए। वो ज़मीन के नीचे गए होंगे, पर नीचे भी गर्मी थी। और ज़्यादा पाई तब शायद 16 साल का था। उसको ये बात समझ आ गई कि ये मरे इसलिए कि यहाँ गर्मी है, और यहाँ पेड़ होते तो ये मरते नहीं। बस उसको धुन सवार हो गई कि मैं पेड़ लगाऊंगा। तो उसने एक ऐसे पेड़ का पता किया जिसकी टहनी लग जाती है, टहनी काट के ले आओ। तो उसने उसको लगाना शुरू किया। 1979 से लेकर अब तक वो लगातार पेड़ लगा रहा है, और एक ही प्रकार के नहीं, फिर उसने और पता किया और क्या-क्या लग सकता है। 550 एकड़ ज़मीन पर उसने जंगल बना दिया। अंदाज़ा लगाने के लिए, इसको मैं अगर स्क्वायर में बदलूं तो करीब 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर का स्क्वायर आप बना लो, कि मतलब इस जंगल का आप चक्कर लगाना चाहो तो 6 किलोमीटर हो गया। 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा जंगल अकेले इस आदमी ने बना दिया। और वो वृक्ष इतने विशाल हो गए कि उनका जो तना है उस पे आपका हाथ नहीं पहुंचेगा पूरा, क्योंकि अब आप अंदाज लगाओ कितने साल हो गए, करीब 44-45 साल हो गए। तो जो सबसे पहले लगाए होंगे पहले साल, वो 45 साल के हो गए, और लगा ही रहा है अभी भी। वो कह रहा है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये लगाता ही जाऊंगा। तो फिर 2015 में पद्मश्री मिला इनको, 2015 में। थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बहुत सिंपल आदमी, नंगे पैर चलता है, और बारिश हो, कोई भी दिन हो, कोई छुट्टी नहीं। तो ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा उत्साह, ऐसी ललक, ऐसा धैर्य कि अब आज पौधा लगाया, अब वो कब दिखेगा आपको वृक्ष के रूप में, कई साल लगेंगे।
तो ये कहाँ से आता है इंसान के अंदर? और ज़्यादातर लोग जो इस दौड़ में रहते हैं, कैसे करके बस मुझे जीने के साधन मिल जाएँ। ये सारे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, मारा-मारी है, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलना है। उद्देश्य क्या है? रोटी। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको वहाँ? भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकल भी गए, क्या मिलेगा आपको? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो आप जुटा रहे हो। इंसान को और क्या चाहिए? और कुछ ये फालतू की चीज़ें कि ये समाज बोलेगा कि आप अच्छे इंसान हो। ये तो सब बार-बार की चीज़ें हैं ना। कोई तो इसीलिए मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप तैयारी कर रहे हो तब भी स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, और जब निकल गए तब भी प्रेशर में हो। ज़िंदगी भर वो प्रेशर जाएगा नहीं। उसका एक कारण तो ये है कि जो काम आप कर रहे हो वो उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। दूसरी बात कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा मिशन बहुत बड़ा होना चाहिए, तब मज़ा आएगा। तब उसमें इंसान चाहता है मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत हो। मैं कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, लेकिन फँस जाता है ये रोटी कपड़ा मकान में, बिना मतलब की मेहनत इतने-इतने साल। तो भई ये ऐसे लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसने क्यों नहीं सोचा अपने-अपने बारे में? और ये अकेला नहीं, इसने शादी की, इसके 3 बच्चे भी हैं, उन सबकी भी देखभाल करता है। तो आजीविका के लिए कुछ करता होगा। तो ये लकी रहा कि इसने जो वृक्ष लगाए, तो उससे काफ़ी सारी ज़मीन अ, इस लायक हो गई कि उसमें अनाज उगाया उगाया जा सके। तो वो मतलब उसका इंतज़ाम वहीं हो गया। अ, लेकिन भई ये बहुत प्रेरणादायक चीज़ है, और हमें ज़िंदगी में यार कुछ ढूँढना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, कुछ भी नया जिससे आपको लगे कि कुछ चेंज आएगा। बाहर की जगत में कुछ अच्छा चेंज आएगा, वो भी। अब अंतिम जो हम बोलते हैं हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन अध्यात्म में भी एक पक्ष है ना, सेवा। अध्यात्म में भी आगे बढ़ने के लिए सेवा बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएँगे। जो लोग भी बढ़े उन्होंने अंत में सेवा का रास्ता भी अपनाया, किसी न किसी रूप में। तो सेवा बहुत ज़रूरी है। अब जे कृष्णमूर्ति ले लो, आजकल बहुत ज़्यादा उनका नाम है। तो उन्होंने स्कूल क्यों खोले? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ऐसे बच्चे निकलें जो इन्हीं सिस्टम्स में जाएँ, लेकिन बदलने के लिए। जैसे आईएएस के लिए कोई इसलिए तैयारी करे कि मैं वहाँ निकल कर के और इस सिस्टम को बदलूँगा या बदलूँगी, तब तो कोई बात है। तो ख़ैर, ये जो जादव पाई जी हैं, भाई अ, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा अ, दिल से बहुत ज़्यादा प्रार्थना निकल रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब सम्माननीय ये आदमी है सचमुच ही, कि ऐसे लोग हो जाएँ बहुत सारे, तो हमारी दुनिया बदल सकती है। अ, बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं, वो इस अनुकूल, हमारे साधना के अनुकूल हो सकती हैं। तो आप चेक करना थोड़ा-सा, जादव पाई, अ, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया।